हाँ तो दोस्तों, वही कैश फ्लो है ना। लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बस रीड करके छोड़ दिया था, प्लस माइनस बताने की कोशिश किया था। सी ए कौन कौन सा होता है, 2 क्वेश्चन प्रेजेंट भी किया था। खैर जो भी है, तो आज कुछ बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये उतना ही बड़े क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में आने लायक हो, लेकिन इसके बेस पर एकदम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं चालू करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अपने बुक में देख सकते हो या फिर यहाँ देख लो। और इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले कॉलम वगैरह खींच लेता हूँ, इसी में खींच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 20 से नहीं खींचते, मैं ऐसे ही बस पेज को 2 साइड बना रहा हूँ ताकि 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, हमें इस बार जैसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाए थे हम लोग, इस बार पूरा बनाना है, पूरा कैश फ्लो, तीनों एक्टिविटी आएगा इसके अंदर। तो ऐसे में पूरा फुल फ्लैश कॉलम वगैरह बनाना, याद है ना 2 कॉलम होते हैं। तो देख लो क्वेश्चन में किसी का नाम दिया है। एक कंपनी के निम्नांकित आर्थिक चिट्ठे से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए। कंपनी का नाम नहीं दिया है, जैसे अगले क्वेश्चन में देख सकते हो प्रिया लिमिटेड दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई नाम हो अगर क्वेश्चन में, तो नाम के साथ हेडिंग बनाना, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी है, फिर फॉर द ईयर एंडिंग, देखो 2 साल दिया रहेगा ना, आखिरी वाले साल का डेट डालना। ठीक है, आखिरी मतलब एकदम नया वाला 2022। ठीक है, ऐसा। तो मैं कॉलम खींच के बनाता हूँ, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ तो नहीं है कंपनी का नाम, इसीलिए फॉर दी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 ऐसा। और कॉलम के नाम मालूम है, पर्टिकुलर। कई लोग यहाँ अमाउंट और नेट अमाउंट लिखते हैं, और कई लोग यहाँ डिटेल और यहाँ अमाउंट लिखते हैं, डिटेल अमाउंट, वो भी चलेगा, कुछ भी लिखो। ठीक है, अच्छा याद करो कितने एक्टिविटी थे, 3। एक है कैश फ्लो फ्रॉम क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे पास जगह कम है, मैं एक्ट लिख रहा हूँ, बस पूरा लिखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको प्रॉपरली अंडरलाइन कर लेना, या फिर हो सके तो ये हेडिंग जो है ब्लैक पेन से बनाया करो, हाईलाइट होकर दिखना चाहिए। ठीक है, चलो जो भी है क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजी है। बस हमें डिसाइड करना है कौन सा किस एक्टिविटी में आएगा, और इस फॉर्मेट का भी सहारा ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना लंबा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो हर चीज़ को डिसाइड करने का तरीका। सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 140 था, फिर 160 हो गया, 20,000 बढ़ा। देखो नॉर्मली जब शेयर कैपिटल बढ़ता है तो हम उसको फाइनेंसिंग में लेते हैं, उसको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से, और कम होता है तो फाइनेंसिंग में ही माइनस करते हैं, देखो रिडम्पशन ऑफ शेयर के नाम से। ठीक है, शेयर बढ़ेगा तो इशू, शेयर कम होगा तो रिडम्पशन, कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये बेसिकली होता है ऐसा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, पता है क्यों? देखो हर क्वेश्चन में अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने कहा था इंक्रीज या डिक्रीज से चालू करते हैं, किसके, पीएल, रिजर्व या रिटर्न अर्निंग। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने ऐसा कहा था अगर ऐसा क्वेश्चन में पीएल, रिजर्व, रिटर्न कुछ नहीं दिया हो तो ऐसे केस में कैपिटल के डिफरेंस को ही प्रॉफिट मान के चालू करेंगे अपन। तो कैपिटल का डिफरेंस 20,000, देखो 20,000 बढ़ा, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, इससे स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो बस यही डिसाइड करना है कौन सा किस एक्टिविटी में प्लस होगा कि माइनस होगा, बस यही डिसाइड करना है। तो शेयर कैपिटल बढ़ा, इसको अपन नेट प्रॉफिट मान के चलेंगे, क्योंकि कहीं पर क्वेश्चन में पीएल, रिजर्व कुछ नहीं दिया है, तो यही अपना नेट प्रॉफिट है, इससे स्टार्ट होगा क्वेश्चन। फिर करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, देखो ट्रेड पेबल डॉट डॉट, मतलब ये हेडिंग है, इसके नीचे क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इसका रूल याद करो, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ा तो ये देख सकते हो, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस, दिख रहा है। देखो क्रेडिटर 20 से 18 हुआ, 2,000 कम हो गया तो उसको क्या करेंगे, माइनस। और बिल्स पेबल ये 8,000 कम हो गया तो ये भी माइनस होगा 8,000। ठीक है, उसी तरह एसेट्स में आओ, एसेट्स में देखो बिल्डिंग दिख रहा है, मशीन दिख रहा है। बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग और मशीन के बारे में एक चीज़ ध्यान से सुनना, बिल्डिंग यहाँ कम दिख रहा है, कम होने की 2 ही वजह हो सकती है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर कम होता है तो 2 ही वजह है, या तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, कहाँ गया, या तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, या तो उसको बेच दिए होंगे। ठीक है,
या तो डेप्रिसिएशन या तो बेच दिया, चलेगा। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स दिखता है ना, नॉन करेंट एसेट्स ऐसा, उसके नीचे जो भी आइटम रहता है उसका दो ही ऑप्शन है, अगर कम होता है तो या तो बेचा या तो डेप्रिसिएशन। अगर बेचने के बारे में स्पेशल कहीं बोला है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो बेचना मानना, वरना सोचना कि डेप्रिसिएशन ही लगा होगा। वैसे भी ज़रा सोचो, पिछले साल 1,20,000 था और इस साल हो गया 1,08,000। ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ यार। पिछले साल 1,20,000 था, इस साल 1,08,000 हो गया, 12,000 कम दिख रहा है मेरे को, यानी 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। और हम जानते हैं डेप्रिसिएशन ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। उसी तरह देख लो मशीन का भी, 40 था 36 हो गया, बेचने के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो इसका रिडक्शन अपन डेप्रिसिएशन ही मानेंगे। इसमें भी डेप्रिसिएशन, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा 4,000, ठीक है। फिर देखो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। हाँ, कल देखो मैंने करंट एसेट्स के अंदर ये सब लिखा था, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल, दिख रहा है। और कैश भी है, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लेकिन मैंने उसको लिख कर करंट एसेट्स पे से काट दिया था, क्योंकि कैश को बस आंसर टैली करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करते। पता क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है, 40 था 36 हो गया, ठीक है। मतलब कैश बढ़ा 26,000, एकदम फाइनल आंसर, तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करके 26,000 आएगा। आंसर हमको पहले से मालूम चल जाता है, कैश के डिफरेंस को ही फाइनल आंसर मानते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा कि हम सही बना रहे कि गलत बना रहे। कैश का डिफरेंस और हमारा जो आंसर आया अगर वो मैच कर गया तो मान लेंगे सही बनाए हम लोग, ठीक है। चलो एक काम करते, करंट एसेट्स के नीचे इन्वेंट्रीज 2 से 3 हुआ, करंट एसेट्स बढ़ा, देखो करंट एसेट्स बढ़ा तो क्या करेंगे, माइनस होगा। उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स 4 से 3 हुआ, कम हुआ, करंट एसेट्स कम हुआ तो क्या करेंगे, प्लस, डन। तो मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, हम भले ही पूरा कैश फ्लो बना रहे हैं लेकिन हर चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन इंक्रीज या डिक्रीज इन पीएल से चालू करते हैं, लेकिन पीएल वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन चालू करेंगे नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट कैपिटल के डिफरेंस को ही बोला जाएगा। 20,000 दिख रहा है मुझे तो लिख दिए, इनर कॉलम में लिखना पहले, ठीक है। अब इसमें नॉन कैश आइटम वगैरह प्लस माइनस होता है, ऊपर याद करो डेप्री था, कोई भी चीज़ राइट ऑफ हो रहा है, रिटर्न ऑफ है ना, लॉस वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ दिखा नहीं, लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन दिख गया था 2 चीज़ का, स्पेशली लिखा नहीं है लेकिन हम समझ गए थे। डेप्रिसिएशन ऑन किस किस चीज़ का, एक बिल्डिंग का और एक मशीन का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू जितना कम हुआ उतना बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का वैल्यू 12,000 कम हुआ, और डेप्री ऑन मशीन भी आएगा, और मशीन का वैल्यू 4,000 कम हुआ तो मशीन का डेप्री 4,000। मुझे नहीं लगता ऊपर वाले पोर्शन में और कुछ है, कहीं पर लॉस नहीं दिखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जितने चीज़ फॉर्मेट में कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये छोटा क्वेश्चन है, इन सबको प्लस कर देंगे। 20, 12, 32 और 4 36, 36,000 इसको बोलेंगे, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड टैक्स, बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड टैक्स भी होता है लेकिन टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, तो टैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस वर्किंग कैपिटल चेंज आइटम को प्लस माइनस करेंगे, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को प्लस माइनस, ठीक है। तो ढूंढते जाओ, देखो करंट लायबिलिटी के अंदर 2 चीज़ दिया है, एक क्रेडिटर्स है एक बिल्स पेबल है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स 2,000 कम हुआ, क्रेडिटर्स कम हो रहा है तो माइनस, करंट लायबिलिटी कम होता तो माइनस, इसको लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। 2,000 कम हुआ, और कोई चीज़ माइनस करना हो ऐसे ब्रैकेट में डाला करो, स्पेशली हाईलाइट होता है, पता चलता है। बिल्स पेबल 10 से 2 हुआ, 8,000 कम हुआ, ये भी माइनस होगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल 8,000, ये भी माइनस में। अब करंट एसेट्स में चलते हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और एक कैश है, लेकिन कैश को तो लेंगे नहीं, इन्वेंट्रीज लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लेंगे। इन्वेंट्रीज 2 से 3 हुआ, 1,000 बढ़ा तो ये भी माइनस, लेकिन लिखेंगे इंक्रीज के नाम से, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना 1,000। करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस ना, इंक्रीज हुआ इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल 4 से 3 हुआ, 1,000 कम हुआ तो ये वाला प्लस, लेकिन कम हुआ है तो प्लस करेंगे लेकिन डिक्रीज के नाम से, भाई कम हुआ तो डिक्रीज ही लिखना पड़ेगा लेकिन करना प्लस है। डिक्रीज इन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्टकट में लिख दिया, चलेगा। बस इन सबको प्लस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा जिसको आउटर में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, हमारे पास 36,000 था प्लस
सॉरी -8 2000 -8000 -1000 और प्लस फिर से 1000, तो 26,000 आया ऑपरेटिंग का आंसर। ठीक है, अब बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा लिख लेना। ये क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं है, कोई भी मशीन, कोई भी एसेट्स वगैरह कुछ बेचा नहीं है, कुछ खरीदा नहीं है। छोटा क्वेश्चन है ना पहला वाला, तो कुछ किया नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 था। ठीक है, चलो, और सी नंबर क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये सब ना कैपिटल में लिखना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरे पास जगह कम है, एक्ट लिख दिया बस। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें लोन लिया, शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, ये सब कुछ नहीं है। शेयर था क्वेश्चन में, लेकिन उसका डिफरेंस तो अपन प्रॉफिट मान के बैठे थे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पीएल वीएल था नहीं, इसीलिए कुछ नहीं है मान के चलो। फिर इन तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस माइनस करेंगे, वही आएगा घूम फिर कर। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज, अगर आंसर माइनस में आता तो लिखते नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया CCE। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना। फिर इसमें जोड़ेंगे अपन ओपनिंग CCE, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में देखो कैश दिया ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग मतलब पुराना साल, क्लोजिंग मतलब नया साल, तो इस ओपनिंग को जोड़ेंगे 4000 को, ओपनिंग CCE 4000 जोड़ दिए तो क्लोजिंग का पैसा आएगा, आ रहा है 30 है, 26 और 4 मिला कर 30 मैच हो रहा है मतलब बुक से। इसको बोल देंगे क्लोजिंग CCE। तो हर क्वेश्चन में तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करने के बाद ओपनिंग जोड़ना, क्लोजिंग आ जाएगा, इससे आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। ये रहा प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में PL है तो मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। ठीक है, देखते जाना बस, आसान है वैसे। क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो पूरा हेडिंग के साथ लिखेंगे। 12 नंबर है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड फिर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। वही एक अमाउंट और एक नेट अमाउंट। राइटिंग पे मत जाना, मैं जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है। ए नंबर होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जगह कम है, शॉर्टकट। तुम लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखना, हो सके तो ब्लैक में लिखना, और अंडरलाइन करने के लिए स्केल का यूज़ करोगे तो साफ़ सुथरा दिखेगा भी। ठीक है, फिर इन्वेस्टिंग बनाएंगे, एक फाइनेंसिंग बनाएंगे, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनना, पहले समझ लेते हैं। प्रिया लिमिटेड जो भी दिया है 2021 2022, ठीक है, बुक देख सकते हो या यहाँ सुन सकते हो। शेयर कैपिटल पहले 140 था, 240। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के डिफरेंस को नेट प्रॉफिट लिया था, इस बार नहीं ले सकते क्योंकि जस्ट नीचे देखो PL दे दिया है। हम याद करो PL के डिफरेंस से चालू करते, PL रिजर्व रिटेन अर्निंग। तो यहाँ PL है 70 से 96 हुआ, 26,000 बढ़ा, तो इससे स्टार्ट करेंगे अपन। लिख देता हूँ मैं सीधा, इंक्रीज इन PL। हर क्वेश्चन में सबसे पहले PL रिजर्व वगैरह ढूंढना और उसी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू करेंगे। 26,000 बढ़ा है, 26,000 लिख दिए। ठीक है, तो फिर ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसका जो डिफरेंस है 1 लाख बढ़ा, इसको या तो इशू या तो रिडम्पशन। बढ़ा है तो इशू बोलना, घटा है तो रिडम्पशन। और इशू या रिडम्पशन ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नीचे आता है, फाइनेंसिंग के नीचे। इशू तो प्लस, रिडम्पशन तो माइनस, चाहो तो फॉर्मेट देख लेना। ठीक है, तो ये 1 लाख जो बढ़ा है इसको इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखेंगे फाइनेंसिंग के नीचे, थर्ड एक्टिविटी फाइनेंसिंग वाला उसके नीचे। चलो बाद में सोचेंगे। फिर क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिख रहा है, इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं, लेकिन पहले पोर्शन के नीचे। जैसे देखो पहले पोर्शन में डेप्रिसिएशन वगैरह आया था पिछले क्वेश्चन में, उसके नीचे। ठीक है, तो बाद में सोचेंगे। चलो क्रेडिटर बिल्स पेबल को फिलहाल साइड में रखते हैं। नॉन करंट एसेट्स 2 लाख और 2,40,000, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन भी दिया है 40 और 80। ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ही अपना डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बहुत बार दिया रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। डेप्रिसिएशन पहले 40 था, दिख रहा है 40, फिर हो गया 80, मतलब डेप्रिसिएशन पिछले साल तक लगा था 40, इस साल के एंड तक लगा 80, मतलब साल भर में और 40,000 का डेप्री लग गया। और हम जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है,
प्लस, तो 40,000 का डेप्री जोड़ दिया। और कोई नॉन कैश आइटम मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये पहला पोर्शन हो गया 66,000, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, पूरा लिख लेता हूँ यार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब सारे वर्किंग कैपिटल आइटम मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ढूंढते जाओ, पहले करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते। क्रेडिटर 2,20,000 से 2,04,000, 16 कम हुआ, करंट लायबिलिटी कम होता तो प्लस की माइनस, माइनस, और कम हुआ तो डिक्रीज लिख देंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर। 16,000 कम हुआ, 16,000 ब्रैकेट में, ठीक है। उसी तरह बिल्स पेबल 1,00,000 से 1,00,000 कोई चेंजेस नहीं है, छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ उसको। उसी तरह इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स के नीचे देखो, इन्वेंट्रीज 1,40 से 1,60 बढ़ा, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, बिल्कुल माइनस, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना है, 20,000 बढ़ा है तो 20,000 को माइनस कर देंगे। उसी तरह देखो ट्रेड रिसीवल 70 से 1,20,000, 50,000 बढ़ा, ये भी बढ़ा है तो इसको भी माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000 बढ़ा, माइनस कर दिए। और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डॉट डॉट, उसके नीचे देखो कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है, इनसे आंसर टैली करते, अभी पता कर सकते हैं आंसर कितना आएगा। देखो कैश 60 और 1,00,000, 1,60,000 ओपनिंग वाला था और क्लोजिंग वाला 80 और 1,20, 2,00,000, 1,60 पहले था फिर 2,00,000 हो गया, 40,000 बढ़ा ना, तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे 40 आना चाहिए, देखते जाना। और इस पोर्शन में और कुछ नहीं है तो ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा। चलो जोड़ के देखते, 66,000 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 50, तो आ रहा है हमारा माइनस में 20,000। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ब्रैकेट में 20,000 दिया, तो ये बाहर लिख देंगे अपन 20,000 ब्रैकेट में। ये एक आंसर आया। फिर बी हेडिंग बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। हेडिंग को अच्छे से बनाना, जो भी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का सेल या परचेस देखो है अपने पास नॉन करंट एसेट्स, इसका अमाउंट 2,00,000 और 2,40,000। बढ़ने की एक ही वजह हो सकती है, खरीदा होगा। देखो पिछले क्वेश्चन में समझाया था, घटने की 2 वजह हो सकती है, या तो डेप्री या तो बेचा। अगर बेचने के बारे में बोला होगा तो बेचना मानेंगे, वरना डेप्री। लेकिन बढ़ने की एक ही वजह पॉसिबल है, खरीदा होगा, और खरीदा मतलब परचेस, परचेस किया तो पैसा गया ना, तो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शॉर्टकट में लिख दिया 40,000, है ना। देखो 2,00,000 से 2,40 हुआ मतलब 40,000, और कुछ नहीं है। वैसे इन्वेस्टिंग में 1-2 आइटम ही आता है ना, तो छोटा हो रहा है तो टेंशन मत लो। ऑपरेटिंग बस लंबा होता है, बाकी सब आंसर छोटा होता है। ये बी आंसर आ गया, अंदर लिख दिया बाहर भी लिख दिया। इसके अंदर इतना सब कुछ था, प्लस माइनस करके बाहर लिखे थे, इसके अंदर एक ही आइटम है डायरेक्ट बाहर। फिर सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर लोन वगैरह आता है क्वेश्चन में। शेयर देखो, शेयर कैपिटल 1,40 से 2,40 तो इशू हुआ है, अगर कम होता तो रिडम्पशन बोलते, इशू को प्लस करते, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और ये ना धीरे धीरे समझोगे कि कब इशू मानते हैं, कब रिडम्पशन मानते हैं, है ना, कब लोन टेकन मानते हैं। वो चीज़ ना हैबिट से आता है, एक बार में नहीं आता। सी का भी आंसर आ गया। अब तीनों एक्टिविटी ये इसको प्लस माइनस करेंगे। पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ ना, 1,00,000 क्या हो गया, माइनस ऊपर का 20 माइनस 40, तो बचेगा 40 ही बच रहा है। और प्लस में आया तो क्या लिखते हैं, इसको याद करो, नेट इंक्रीज इन CCE। अब इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग CCE। ओपनिंग CCE 2 ठोक था क्वेश्चन में, देखो 60 और 1,00,000, तो यहाँ दिखा दो 60,000 प्लस 1,00,000 यानी 1,60,000, तब आ जाएगा 2,00,000। मैच हो रहा है, 80 और 1,20 मिला के 2,00,000, तो इसको बोल देंगे अपन क्लोजिंग CCE, ठीक है। ये मैंने बेसिक समझाने की कोशिश किया कि बड़े क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें वर्किंग नोट भी होगा, ठीक है। तो माइंड सेट पहले से बना लेना। अब अगले वीडियो में जो भी बताना है बताऊंगा। इस वीडियो को मैं इतना ही करता हूँ, है ना। कोशिश करूँगा हर वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो, मुझे ढेर सारे क्वेश्चन बनाने, ठीक है। तो जो भी है इसको बनाना, कॉपी में नोट करना, जो डाउट होगा मुझसे पूछना।